17 मार्च 1959 के दिन 20 तिब्बतियों का एक समूह अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और 6 कैबिनेट मंत्रियों सहित भारत की ओर जा रहा था। ये समूह वास्तव में चीन की दमनकारी कार्यवाही से बचने के लिए तिब्बत से भाग रहा था। ये यात्रा उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें हिमालय के कठिन क्षेत्र और वहाँ की चरम जलवायु से जुड़ी परिस्थितियों को पार करना था। साथ ही उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी को भी पार करना था, जो आधा किलोमीटर चौड़ी थी। चीनी सेना की चौकस निगाहों से बचने के लिए उन्होंने केवल रात को यात्रा करने का विकल्प चुना। दलाई लामा और उनके ठिकानों के बारे में बाहरी दुनिया में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये भी सुनिश्चित नहीं था कि क्या वो मर चुके हैं या वो जीवित हैं। कई लोगों का मानना था कि दलाई लामा उस चीनी हमले के दौरान मारे गए होंगे। एक हफ्ते पहले चीनी सेना ने चीन से आजादी की मांग कर रहे तिब्बती लोगों के आंदोलन को कुचल दिया था। इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य तिब्बती पठार पर चीनी सरकार के नियंत्रण को मजबूत करना था। तिब्बत सदियों से चीनी प्रभाव क्षेत्र के अधीन रहा है। हालांकि ऊबड़-खाबड़ इलाके और महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी के कारण क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप तिब्बत अलग थलग हो गया था। अतः उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानते हुए अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बना ली। दलाई लामा केवल एक आध्यात्मिक नेता ही नहीं थे, बल्कि वो तिब्बती सरकार के प्रमुख भी थे। लेकिन जब माओ जेडोंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई तो चीजें बदलने लगी। माओ का सपना था चीन को बड़ा और महान बनाना। ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माओ ने तिब्बत सहित आसपास की भूमि पर भी नियंत्रण करने की योजना बनाई। चीन द्वारा तिब्बत को अपने अधीन करने का दूसरा कारण ये भी था कि तिब्बत की संस्कृति भारत से मेल खाती थी। अतः चीन को संदेह था कि तिब्बत भारतीय संघ में शामिल हो सकता है। 1950 में चीन सेना ने तिब्बत में प्रवेश करके तिब्बती सेना को कुचल दिया। इसके बाद चीन की सरकार ने तिब्बती सरकार से सुलह वार्ता के बहाने अपने प्रतिनिधियों को बीजिंग भेजने के लिए कहा। जब ये दूत बीजिंग पहुंचे तो चीनी अधिकारियों ने इन पर दबाव डालकर एक तरफा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस समझौते के अनुसार तिब्बत चीन के संप्रभु शासन के अधीन केवल एक प्रांत होगा और उसे सीमित स्वायत्तता होगी। चीन ने समझौता तिब्बती सरकार की जानकारी या सहमति के बिना लिखा था। साथ ही चीन ने तिब्बती प्रतिनिधि मंडल को ल्हासा से अपनी सरकार से इस समझौते की वैधता पर चर्चा करने की अनुमति भी नहीं दी। उसके बाद चीन ने केवल अपने पक्ष की धाराओं को लागू करना प्रारंभ कर दिया। जब चीन ने संधि के तहत तिब्बत में एक सैन्य अड्डा बनाया तो तिब्बती लोगों को दी गई धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को धीरे धीरे अस्वीकार कर दिया गया। इसके खिलाफ तिब्बती लोगों का विरोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। 1954 में दलाई लामा ने माओ का दौरा किया, लेकिन निलंबन नहीं बदला। ये महसूस करते हुए कि उनकी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तिब्बती लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लेकिन चीन ने इसे बेरहमी से दबाने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। इस हमले में सैकड़ों हजारों तिब्बती प्रदर्शनकारी मारे गए या लापता हो गए। लेकिन तब भी चीन तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को विफल करने में असमर्थ था। चीन ने तब दलाई लामा को शांति प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया, लेकिन ये महसूस करते हुए कि ये एक और चीनी जाल है, वे भारत भाग गए। दूसरी ओर भारत ने बाहें फैला के दलाई लामा का स्वागत किया। बाद में लगभग 80,000 अन्य तिब्बती भी उनका अनुगमन करते हुए भारत आए। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण देने की पेशकश की। भारत के इस कृत्य से चीन बहुत अधिक नाराज हो गया। जबकि भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दी। उसका मानना था कि तिब्बतियों के धार्मिक अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि चीन ने भारत की इस हरकत को सिर्फ शक की निगाह से देखा, लेकिन आगे चल के यही 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध का मूल कारण भी बना। भारत ने दलाई लामा और उनके लोगों को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण देने की पेशकश की। बाद में कुछ अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और उड़ीसा आदि में भी तिब्बतियों को बसाया गया, जिससे भारत में तिब्बतियों की कुल संख्या लगभग 1 लाख हो गई। आमतौर पर शरणार्थियों को स्वीकार करने वाले देश उन्हें मेजबान राष्ट्र की मुख्य धारा की संस्कृति के साथ आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन भारत ने तिब्बतियों के लिए विशेष बस्तियों की स्थापना करके अलग तरह का काम किया।
इसके अलावा भारत ने तिब्बती बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की और निर्वासित तिब्बती सरकार को ही उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति प्रदान की। दूसरी ओर तिब्बत से दलाई लामा के भागे जाने के कारण चीन की सरकार के लिए पूरे तिब्बत पर कब्जा करना और भी आसान हो गया। इसके परिणाम स्वरूप उस समय शेष चीन में हो रही सांस्कृतिक क्रांति तिब्बत तक भी पहुंच गई और इस समय के दौरान कई बौद्ध मठों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही दलाई लामा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत के लिए मान्यता और समर्थन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। यद्यपि अमेरिका और ब्रिटेन सहित अधिकांश देशों ने तिब्बत को चीन का एक हिस्से के रूप में ही मान्यता दी, लेकिन चीनी सेना द्वारा तिब्बती लोगों पर की गई क्रूरताओं को सबके सामने उजागर करने में दलाई लामा सफल रहे। प्रारंभ में उन्होंने तिब्बत की संप्रभुता पर जोर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रुख को नरम करते हुए एक व्यवहारिक रुख अपना लिया, जो कि अपने लिए धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग करता है। उनके प्रयासों के लिए दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान को उस समय तिब्बत में चीन के आक्रामक कदमों के खिलाफ एक बड़ा झटका माना गया। आज तिब्बत पूर्ण रूप से चीन के नियंत्रण में है, लेकिन वे केवल इस बात से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि तिब्बत में एक भी विरोधी आवाज न उठे। इसके लिए दलाई लामा को वो अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार दलाई लामा जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़कर पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन दूसरों को मोक्ष प्राप्त कराने में मदद करने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म का विकल्प चुना है। पिछले 6 शताब्दियों से ये मान्यता बौद्ध धर्म में प्रचलित है। वर्तमान दलाई लामा इस पंक्ति में 14वें हैं और वे 86 वर्ष के हैं। जब उनका निधन हो जाता है तो उनके शिष्य ये खोज करते हैं कि वे कौन सा शरीर है जिस पे लामा ने पुनर्जन्म लिया है। इसके लिए कई आध्यात्मिक संकेतों का पालन किया जाता है। हालांकि चीन नियमों में हेराफेरी करने और एक अन्य लामा को पेश करने की योजना बना रहा है जो चीनी सरकार के अधीन होगा। चीन ने पूर्व में पंचेन लामा की पहचान करते हुए ठीक ऐसा ही किया था। 1989 में 10वें पंचेन लामा रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे, जो कि लामाओं के पदानुक्रम में दूसरे स्थान पे थे। इसके बाद 1995 में दलाई लामा ने अगले पंचेन लामा के रूप में 6 साल के लड़के की पहचान की, लेकिन चीन अधिकारियों ने इस लड़के को और उसके परिवार के सदस्यों को नजरबंद रखा और अगले पंचेन लामा के रूप में एक दूसरे लड़के का अभिषेक किया। 25 साल बाद भी बाहरी दुनिया को मूल पंचेन लामा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान दलाई लामा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 15वें दलाई लामा की चयन प्रक्रिया में चीन हस्तक्षेप करेगा और हेराफेरी भी करेगा। इसी कारण उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बाहर से होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसे चीन का आंतरिक मामला मानकर इन सब की अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन चीन के लिए तिब्बत भारत के खिलाफ राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि तिब्बती सीमाओं के माध्यम से ही लद्दाख और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर चीन द्वारा किए जाने वाले आक्रमण संभव है। इसके अलावा चीन गंगा, ब्रह्मपुत्र और कई अन्य नदियों के स्रोत पर विशाल बांध बना रहा है। अतः भविष्य में भारत और चीन के मध्य होने वाले संघर्ष न केवल जमीन को लेकर बल्कि पानी को लेकर भी हो सकते हैं। चीन की सैन्य और आर्थिक ताकत से डर के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। तिब्बती नागरिक जिन्हें कुछ पीढ़ियों पहले चीन द्वारा स्वायत्तता की पेशकश की गई थी, अब पूरी तरह से चीन के शासन में है। हांगकांग की भी स्थिति ठीक वैसी ही है।